यस विद्वानों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत और अभिनंदन। चलिए साहब बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज माइक को नहीं लगाया, ठीक है। यस विद्वानों, अब बढ़ते हैं आगे। हम चर्चा कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंपल कंसेप्ट है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट और पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताया, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ के अंदर डेल y बाय डेल एक्स, डेल z बाय डेल एक्स और डेल z बाय डेल y ऐसे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ तो पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ के अंदर dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर ऐसे दिख रहे हैं। फिर हमने बात करी थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स ओकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे क्या होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। एंड देयर प्रोडक्ट नॉट अलाउड, और उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर। मतलब या तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव हैं उनमें से कोई एक से ज्यादा डिग्री में होंगे, या फिर उनमें से कोई दो मल्टीप्लाई में होंगे, तो उसे नॉन लीनियर कहेंगे। फिर लीनियर, नॉन लीनियर के हमने एग्जांपल आपको दिखाए थे। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y और d2y बाय dx स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। ये लीनियर है क्योंकि सभी पावर 1 में और कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है। ये नॉन लीनियर है बिकॉज y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर आ रहा है, इसलिए। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y डैश सभी की पावर 1 है। ये नॉन लीनियर है क्योंकि y स्क्वायर है। यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सभी की पावर 1 है और कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है। इसमें y स्क्वायर की वजह से नॉन लीनियर, इसमें t स्क्वायर की वजह से नॉन लीनियर, इसमें कुछ भी पावर जो है मल्टीप्लाई में भी नहीं है और कोई पावर एक से ज्यादा भी नहीं है, तो ये लीनियर है। इसमें भी सेम कंसेप्ट है। सर इसमें y स्क्वायर, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए और उनमें से कोई मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो ये लीनियर। ये नॉन लीनियर बिकॉज s और d2s बाय dt स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, ऐसा वाला कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पर। और इसमें सभी की पावर 1 है और कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर बताया था ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितने ऑर्डर का है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट order derivative present in the differential equation is called order of the differential equation, and degree, the greatest power of the highest order derivative present in the differential equation is called degree of the differential equation. जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी भी ग्रेटेस्ट पावर जो होगी उसे डिग्री कहेंगे, बशर्ते डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो हैं शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल एंड रेडिकल पावर्स। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शनल और रेडिकल पावर से फ्री होने चाहिए। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सारे फ्री हैं फ्रैक्शनल रेडिकल पावर से, ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है, तो ऑर्डर और डिग्री 2 है। फिर मैंने आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पावर है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का dy बाय dx की पावर 3/2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो जब हमने इन दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर तो क्या आ गई, 2, तो ऑर्डर तो 2 है और डिग्री उसकी पावर क्या है, वो भी 2 है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 आ रही है, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2। हाँ जी साहब, तो ऑर्डर 3 और डिग्री क्या आ गया, 2 आ गया है। इसके अंदर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, तो क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है तो दोनों तरफ क्यूब कीजिए, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इधर 3 इधर पावर 1, d2 बाय dx स्क्वायर ऑर्डर 2, डिग्री उसकी पावर 1 आ जाएगी।
इधर भी क्या करेंगे, dy by dx फ्रैक्शनल पावर में है तो क्यूबिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ क्यूब किया तो d3 by dx क्यूब ऑर्डर 3 और इसकी पावर भी 3 आ जाएगी तो डिग्री भी 3। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लग रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो फ्रैक्शनल और रेडिकल पावर से फ्री ही है, तो ये d2 by dx स्क्वायर इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। इसके अंदर ये सारे फ्री हैं फ्रैक्शनल रेडिकल पावर से तो ऑर्डर 2 इसकी पावर 1 इसलिए डिग्री 1। इसके अंदर फ्रैक्शनल रेडिकल पावर से फ्री है तो y डबल डैश इसलिए ऑर्डर 2 इसकी पावर 3 इसलिए डिग्री 3। इसके अंदर लॉग में है तो रेडिकल पावर है तो हम इस टी स्क्वायर को इधर भेज के लॉग ई की पावर में शिफ्ट कर देंगे तो dt by dx फ्री हो जाएगा और ऑर्डर 1 डिग्री उसकी पावर भी 1। फिर इसके अंदर 2/3 दोनों तरफ क्यूब कर दो तो इसकी पावर 3 और इधर स्क्वायर, लेकिन हमें ये देखना है ऑर्डर 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 तो डिग्री 3। इसके अंदर अगर हम बात करें इसको इधर भेज दें और फिर ई को इधर शिफ्ट करें तो लॉग में डेरिवेटिव आ जाएंगे और लॉग के डेरिवेटिव हटाएंगे तो ई की पावर में डेरिवेटिव। कुल मिलाकर इसको किसी भी तरीके से रेडिकल पावर से फ्री नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। सेम एज इट इज इसमें इनको इधर शिफ्ट करके साइन इनवर्स करेंगे तो साइन इनवर्स में d2s by dt स्क्वायर आ जाएगा और ऐसा ही देखेंगे तो ds by dt साइन के एंगल में है। कुल मिलाकर रेडिकल पावर से ये डेरिवेटिव फ्री नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। और इसमें तो सभी की पावर रेडिकल पावर से फ्री है, फ्रैक्शनल रेडिकल पावर से, तो 3 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है ऑर्डर 3 और उसकी पावर 1 है इसलिए डिग्री 1। क्या ऑर्डर डिग्री निकालना आ गया? चलिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको कोई कर्व दे रखा हो उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उतनी बार डेरिवेटिव करके उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं, गायब कर देते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। लीनियर नॉन लीनियर से कोई लेना नहीं है ना, फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन बस। ये जो कर्व है आपका a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x है ना, तो ये आपका कोई कर्व है, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन किया a e की पावर x और माइनस b e की पावर माइनस x, ऐसा हो गया। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो a e की पावर x का ऐसा ही यहाँ पर क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस x। और ये डेरिवेटिव होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यह y है हमारा तो d2 y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू y आ गया, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके भी चेक किया तो वापस यही सॉल्यूशन आ रहा था, मतलब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक बनाया है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं और उसके बाद हमने आपको पिछले क्लास में ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे और कहा था इनको निभा के लाइएगा, सॉल्व करके लाइएगा। तो चलिए देखते हैं आप कितना सॉल्व करके लाए हैं और क्या आप लोगों का मानना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आज की क्लास में हम देखेंगे। हाँ जी साहब, फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? y स्क्वायर माइनस 2xy y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy अपॉन dx। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर मतलब ये थर्ड का आंसर बोलिए। y dx माइनस एक्स dy, y dx माइनस एक्स dy, क्या सबका यही आंसर आ रहा है? यस सर, हमारा यही आंसर आ रहा है। चलिए जिनको नहीं आ रहा है या फिर समझ नहीं आया या कैसे आया अभी मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी। हाँ जी साहब, फोर्थ का क्या आंसर आ रहा है? dy अपॉन dx माइनस एक्स d2y अपॉन
प्लस dy/dx का होल क्यूब। क्या इसका आंसर यही आ रहा है आप लोगों का? ये नहीं आ रहा है तो विद्वान कह रहे हैं सर इसका आंसर ये नहीं आ रहा है। सर इसका आंसर कुछ और आ रहा है। और फिफ्थ वाले का बोलो। हाँ, फिफ्थ का क्या है आंसर? dy/dx dy/dx के बाद क्या है आगे? dy/dx प्लस y log y मल्टीप्लाई में cot x है इंटू cot x। चलिए साहब अभी देख लेते हैं लोग झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं। ठीक है, इनके ये जो आंसर है क्या ये ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, गौर से देखिए साहब। ये कुछ आपके 4 क्वेश्चन थे, इनको हमें निभाना था, सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड। मेरे मन से हर कुछ बनाए थे तो उनके आंसर भी कुछ ऐसे ही आने चाहिए, तो भी देखते हैं। ध्यान से समझिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देयर सेंटर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे सर्कल जिनके सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और वो किससे गुजरते हो? ओरिजिन से होकर पास होते हो। ऐसे सर्कल जिनका जिनका सेंटर तो एक्स एक्सिस पे हो, ऐसे ही पूछा है ना, राइट? और जो ओरिजिन से पास होते हो। क्या ऐसे ऐसे सर्कल बनेंगे? इधर बनो या इधर बनो, लेकिन सर्कल ओरिजिन से तो पास होने चाहिए और उनका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, लेट द इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व है ना, तो वो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन क्या होगा? लेट द इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स बी। माना कि जो वृत्तों का ये कुल है, कुल यानी परिवार है ना, वृत्तों का ये परिवार है, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो ध्यान से समझिए, अगर जो मैं इसका सेंटर यहां कहीं मान लेता हूं, ये तो सेंटर थोड़ी, चलो इस छोटे वाले का मान लेते हैं, तो ये सेंटर के ऊपर हम जान रहे हैं कि हमेशा वाई एक्सिस तो क्या होगी? 0 होगी। एक्स की वैल्यू कुछ होगी। सपोज एक्स हमने h मान लिया, वाई हमने 0 मान लिया। ठीक है साहब? राइट? तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और इसकी रेडियस क्या होगी? वही होगी जो ये सेंटर है, डिस्टेंस है ना, क्योंकि ओरिजिन पे टच हो रहा है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? कर्व आ गया। इसको हमें सिंप्लीफाई करके, और क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करके इक्वेशन निकालनी है। नाउ डिफरेंशिएटेड, तो इसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x माइनस एच प्लस 2y
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू निकाल लीजिए। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई वाई डैश एंड x माइनस h भी निकाल दीजिए, y माइनस वाई वाई डैश। h की और x माइनस h दोनों की वैल्यू निकाल ली। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर इन मानों को मैं समीकरण 1 में पुट करता हूं x माइनस h का होल स्क्वायर, तो y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर और dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो क्या है x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये y वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। वाई वाई डैश के होल स्क्वायर से वाई वाई डैश का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर एक्चुअल सर अगर यहीं से ओपन कर दे तो एच स्क्वायर हट जाता, फिर एक ही बच जाता डिफरेंशियल, फिर भी एच की वैल्यू तो निकालनी है, एच की वैल्यू मिलेगी ही, फिर पुट करोगे लगभग सेम इतना ही जो है स्टेप्स लगेगी। ये डायरेक्ट करो या फिर पहले सॉल्व करके, पहले 2 स्टेप पहले कर लो, फिर बाद में 3 स्टेप करो, या फिर पहले एक ही रहने दो और बाद में 5 स्टेप करो, पर कुल मिलाकर इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ आपने इधर भेज रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आंसर ये आपका परफेक्ट है। पहले का आंसर तो ठीक है। अब दूसरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो ध्यान से समझिए। लेट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू, किससे होकर गुजरने वाली, लेट दी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। माना ओरिजिन से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx होता है। और सेंटर से गुजरेगा तो उसमें x 0 लिखेंगे, y भी जो है 0 लिखेंगे, तो c स्लोप तो ये रहा ना m, निकालना क्यों है, लाइन में कैसे पता चलेगा, यहाँ 2 होगा तो उसका स्लोप 2 है, 3 होगा तो इसका स्लोप 3 है, जो भी दे रखा होगा वो। सर हम मुझे सवाल पूछना नहीं आ रहा है, मैं आपका सवाल समझ चुका हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं सर ये लाइन है तो इसका स्लोप देखते कैसे हैं, स्लोप देखने का मतलब क्या है, ये कितना एंगल है उसका टेंजेंट निकाल लो। पर सर ये एंगल हमें पता नहीं है, तो या तो हमें एंगल पता होगा या फिर हमें डायरेक्ट स्लोप पता होगा, कुछ ना कुछ तो पता होगा ही, ठीक है। तो एंगल आपको निकालना पड़ेगा, वही स्लोप देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो लाइन गिवन होगी, सर y इक्वल टू mx लिख रखा, बताइए इसमें अब एंगल क्या है, तो इसमें स्लोप m है, तो स्लोप m है तो एंगल भी m की फॉर्म और आर्बिट्ररी आएगा। समझ आ रही है। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c आपकी किससे, पॉइंट से, 2 पॉइंट्स अगर हमें पता हो कि उस स्ट्रेट लाइन में जो है उस पर कोई 2 पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
स्पर्श रेखा को ही टेंजेंट कहते हैं। फिर स्पर्श रेखा खींचेंगे फिर टेंजेंट कहां से आएगी, वही टेंजेंट है। जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही हैं उसका टेंजेंट ही स्लोप ऑफ द लाइन होता है। बात समझ आ रही है? सिंपल कंसेप्ट है। अगर ये जैसे डिफरेंशियल सॉरी ये आपको लाइन दिख रही है तो डिफरेंशिएट इट, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू m मिल जाएगा। पुट इट इन फर्स्ट, वी गेट, जो हम इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है साहब, अब पता नहीं आपने क्या निकाला वो भी देख लेते हैं। यही निकाला है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। अगला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस r whose centers lies on the y एक्सिस। सेंटर y एक्सिस के ऊपर है ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन बनानी है। और इस सवाल में मुझे सुनने में आया कि सर आंसर ये नहीं आ रहा है। तो देखिए साहब, जैन साहब की कुछ और आ रहा है, बाकी लोगों को कुछ और आ रहा है। तो बाकी सभी लोग जैन साहब से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सर हम तीनों साथ में बैठ के किया, मतलब तीनों मूर्ख हैं। साथ में बैठ के किया ना, उसके बावजूद उत्तर जो है क्या ऐसा ही होगा डायग्राम इसका। इस वाई एक्सिस पे सर्कल होंगे और वाई एक्सिस पे जो सर्कल है उन सर्कल का सेंटर कुछ भी हो सकता है, बस रेडियस फिक्स होनी चाहिए। ये डायग्राम ठीक है। ये डायग्राम गलत है। हाँ, ओरिजिन नहीं कहा है। डायग्राम मैंने जो पहले बनाया उसमें और अब बना रहा हूं उसमें गड़बड़ी क्या है, ध्यान से समझो। हाँ, सर्कल की रेडियस गिवन है ऑलरेडी। सर्कल की रेडियस फिक्स है तो सर्कल में अलग अलग रेडियस के नहीं बना सकता ना। सर्कल की रेडियस यहां पर फिक्स होगी, कांस्टेंट है। सिर्फ सर्कल में क्या बदलेगा, सेंटर जो है एच और के बदल रहे हैं। ठीक है, एच भी 0 है इसलिए। तो गौर से देखिए, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब आपका उत्तर गलत है। अभी बताता हूं कैसे गलत है, ध्यान समझिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द फैमिली ऑफ कर्व्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं है ना। फैमिली ऑफ कर्व मतलब द फैमिली ऑफ सर्कल्स whose center lies on the y axis and of radius r। तो रेडियस r यानी रेडियस फिक्स दे रखी है, रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस बदल नहीं रही है ना, रेडियस तो फिक्स है। चलिए एक और चीज, इन 3 लोगों ने तो बैठ के साथ में सवाल सॉल्व किए हैं। उसके बाद कोई वीर या वीरांगना इस बेच में जिन्होंने सॉल्व किया हो और उनका कोई आंसर आया हो। साहब हम छोटे थोड़ी है कि आप होमवर्क दोगे हम जाके करके लेके आएंगे ऐसे। अब तो हम बड़े हो गए, अब आप तो होमवर्क दोगे और हम नहीं करके आएंगे तो जाके लगेगा ना कि हाँ अब कुछ हुआ है ना, कॉलेज वाली फील आएगी। आंसर इनका तो गलत ही 2 ऑर्डर का आ रहा है, बिल्कुल गलत है इनका तो आंसर। तीनों का किया हो, भले मिलके किया हो तो भी गलत है। आपके क्या आ रहा है बोलिए, जो चलेगा। हर कुछ आ रहा तो क्या फर्क क्या पड़ रहा उससे। हाँ तो उससे डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। 1 प्लस
1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक विद्वान का मानना है कुछ। हाँ जी बोलिए, आपका क्या है आंसर? एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में सिर्फ वाई डैश के है, तो इसको ऐसे बोलते हैं एक्स प्लस वाई डैश इंटू वाई माइनस ए, मतलब आर, आपने रेडियस आर को ऐसे ए लिखा है ना, इज इक्वल टू 0। कुछ का मानना है ऐसा है, आपका कुछ और मानना है? हाँ जी, आपका और बोलिए क्या है आंसर? एक्स डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस। डन। तो 3 आंसर दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या जगाना पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ सुना दिए आप लोगों को कि घर से सोल्व करके नहीं आते हो, होमवर्क करके नहीं लाते हो, पहले ही बता देते, इतना बोलता नहीं मैं, है ना। 2 4 5 ने और सॉल्व किए हैं, पर मैंने पूछा आंसर तो बताए नहीं। सर हमने कहा था ना, हमारे जैन साहब से इत्तेफाक नहीं रखते, हमारा कुछ और आ रहा है ना। तो मैं यही तो बोल रहा था, क्या आ रहा है? हाँ जी बोलिए। एक मिनट, आपका और अलग आ रहा है, वो और अलग वाला लिख देते हैं। आपका आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का, ये कुछ लोगों का ये आ रहा है। ठीक है साहब, तो जिन्होंने ट्राई किया है वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो और भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं, है ना। उन लोगों के लिए तो और भी साधुवाद मेरी तरफ से, है ना, बहुत बहुत आभार। इधर देखिए, हमें क्या करना था, ये ऐसे ऐसे सर्कल है, कुछ भी आप अपने ट्राई भी करते, आइडिया लगाते, तो आपको पता चलता आपने क्या गलती की है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द फैमिली ऑफ कर्व्स, सर हम इससे भी सार्थक काम में लगे हुए थे, कुछ और ऊंचा काम कर रहे थे। द फैमिली ऑफ कर्व्स, कर्व का फैमिली क्या बनेगा, तो सीधा सीधा इनका सेंटर वाई एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो इनके सेंटर में x तो 0 होगा, y हमें पता नहीं है, रेडियस इनकी फिक्स r है, तो फैमिली ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर हमने कर्व तो यही लिया था, पर हमने r को फिक्स नहीं माना, आर और दोनों को वेरिएबल सॉरी पैरामीटर एज्यूम कर लिया आप लोगों ने, तो वो गड़बड़ है ना। आर फिक्स है, डिफरेंशिएट इट, वी गेट, इसका अवकलन कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, अभी देखते हैं सबके अलग अलग आंसर आ रहे क्या आ रहे हैं। ठीक है, गौर से देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन यही कर देंगे तो क्या जाएगा 2y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। यहां से y माइनस के की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ फ्रॉम हियर 2 से 2 कट जाएगा, उधर जाके y माइनस के इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। put it in first, put it in a first। सर यही तो किया था, पर आगे एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया था, आगे और डिफरेंशिएशन करना तो बिल्कुल गलत हो गया ना। एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर में ले गए आप लोग। ये यहां पुट करेंगे तो हल क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा
x का स्क्वायर अपॉन y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप चाहे तो यहां से एलसीएम बेलसीएम भी ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक्चुअल में यह आंसर रहेगा। अब किस किस का सही है देख लेते हैं। एक यहां पे लिखा हुआ था ना 2x स्क्वायर, ये तो नहीं है ना, कुछ मिस्टेक की है। चलिए कोई कोई बात नहीं, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। अगले यहां पर और आंसर दिए थे आप लोगों ने, एक ये आपने आंसर दिया है x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये जो आंसर है ये ठीक है। ये जो है ये भी गलत है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 नहीं आएगा इसमें, है ना, ये भी गलत है। एक नीचे और है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस आर, ये भी गलत है, ये भी नहीं आएगा, है ना। ये आंसर ठीक है, तो ये आंसर आपने ठीक निकाला है, जिसने भी निकाला है ये आंसर आप रख सकते हैं। जब तक ट्राई करोगे नहीं, इजी टॉपिक भी इजी लगेगा नहीं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये सबका सेम है क्या आंसर? cos x कुछ और आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ई ए की पावर साइन x, y इज इक्वल टू, चलिए ट्राई कर लेते हैं। e की पावर a साइन x डिफरेंशिएटेड वी गेट, कोई मुश्किल नहीं है, डिफरेंशिएशन भी आसानी है। a की तो कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स ठीक है। यहां से हमें a इलिमिनेट करना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई कॉस एक्स, इसको डिवाइड में भेज के a की वैल्यू निकाल दीजिए। हाँ भले ऊपर से निकालो, भले यहां से निकाल, बात एक ही है ना। यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y डैश अपॉन y cos x, पुट इट इन फर्स्ट, डन। जब इसको हम पुट कर देंगे a की वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर y डैश अपॉन, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा, e इधर जाएगा तो log y हो जाएगा, log y इज इक्वल टू y डैश साइन अपॉन कॉस, क्या आ रहा है 10x डिवाइडेड बाय y, y को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log y।
तो आप चाहे तो ये आंसर रखिए, या फिर आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई इंटू कॉट एक्स, ऐसा रखिए, बात एक ही है। दोनों में से जो भी रखना चाहें यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है? दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने थे, पांचों के पांचों। एक असाइनमेंट में आपको और जो है भिजवा दूंगा, उसमें भी इस तरीके के ऑर्डर, डिग्री और इनके क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप सॉल्व करके लाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यही आ रहा था सर हमारे भी। चलिए, वेरी गुड। अब ध्यान से समझिए, अब हम आते हैं नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या भला है उसकी चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिए। चलिए साहब, अभी गौर से देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का तात्पर्य क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब है, मैंने जैसा कि आपको कहा कि तीन तरीके के यहां सॉल्यूशन हम देखते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं, कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये तीन तरीके के हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ध्यान समझिए, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव या पर्टिकुलर कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है, इन सब का तात्पर्य क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर जनरल सॉल्यूशन में अवेलेबल हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अवेलेबल हो। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में अवेलेबल हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ आ रही है? उसी से हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं। दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन से ही आगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब पर्टिकुलर निकालने के लिए पहले आपको जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, और जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद उस जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट आ रहे हैं आर्बिट्ररी, ए बी सी या ए C1 C2 C3, उनकी जगह हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज, क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दी हुई होगी उनका यूज करते हुए हम उन कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं, फिर जो सॉल्यूशन आता है उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन से आगे का एक सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, कितने, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में है तो उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये एक बला और है, ये ना तो जनरल सॉल्यूशन है ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ध्यान से समझिए, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं होता है। मतलब इसको निकालने का कोई और ही तरीका है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच डू नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी नहीं होते हैं। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है लेकिन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं है। मतलब जो जनरल निकाल के उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो निकाला ना, वैसे नहीं निकाला हुआ है। इस सॉल्यूशन को किसी विचित्र तरीके से डिस्क्रिमिनेंट P, डिस्क्रिमिनेंट C, डिस्क्रिमिनेंट या फिर एनवेलप वगैरह
मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको किसी और ही तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। इसके सॉल्यूशन में भी कांस्टेंट नहीं होते हैं आर्बिट्ररी, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में भी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी ना हो लेकिन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ना हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो कैसे होता है, जैसे y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमने और बाउंड्री कंडीशंस दी हुई होती है क्वेश्चंस के अंदर, उनका उपयोग करके c1 c2 की वैल्यू भी निकाल दी, वो भी पुट कर दी। तो अब जो सॉल्यूशन आएगा उसे क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका कुछ अलग ही है बिल्कुल। तो हम जितने भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम ये दो ही पढ़ेंगे, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपके सिलेबस में रहा और आवश्यकता लगी तो मैं सिंगुलर सॉल्यूशन एक चैप्टर और होता है वो भी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, पर ये अलग से पढ़ना पड़ता है, इसका इन दोनों से कोई वास्ता नहीं है। समझ आ रहा है, जहां भी होगा पढ़ा देंगे, है ना। अगर आपके सिलेबस में कहीं पे भी है, गेट में, नेट में, जेम में, जिसमें भी आपके सिलेबस में कहीं दिख रहा है आपको एक बार बता देंगे ताकि आपका भला हो जाए। ठीक है साहब, अब गौर से देखिए साहब, गेट के सिलेबस के अंदर है, ठीक है, ध्यान से समझिए। नेट में तो आगे की कथा आती है, तो उसका बेस है ना, तो ये उसका फाउंडेशन है, थोड़ा सा उसमें एडवांस तक जाने से पहले की कथा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड्स टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 5 मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और एक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है इंस्पेक्शन मेथड। सबसे फेवरेट है मेरा इंस्पेक्शन मेथड, है ना। हाँ, बर्नौली लीनियर के ही अंदर है ना, रिड्यूसिबल टू लीनियर, ये वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, ये लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर, उसको बर्नौली बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो यूं कहे तो ये 4 है ऊपर वाले, इन्हीं चारों के 4 रिड्यूस और हैं, तो 4 8 हो गए और एक 9। अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाना चाहते हैं तो टोटल 9 मेथड है, और टोटल के टोटल 9 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पर वो ये और इसी का रिड्यूसिबल, ये और इसी का रिड्यूसिबल इसी में ले लेंगे। समझ आ रहा है। तो मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो टोटल क्या है, 5 मेथड अपने को पढ़ने हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। पहला मेथड जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसको बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। अब ध्यान से समझिए ये क्या विधि है और इससे होता जाता क्या है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन जो होगा उसका रूप रंग शक्ल सूरत ऐसा होगा कि उसमें हम x dx को एक तरफ x के फंक्शन और y के फंक्शन और dy को एक तरफ कर पाएंगे, और फिर y का फंक्शन और dy इंटीग्रेशन हो सकता है, x का फंक्शन और dx इंटीग्रेशन हो सकता है, दोनों का इंटीग्रेशन कर लो और सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ आ रही है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए सॉल्यूशन में हमेशा एक ही कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, एक है, तो इसलिए सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही होगा। क्यों नहीं, गलती से 2 लगा दो आप लोग, ठीक है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके सॉल्यूशन में आएगा। मेथड समझ आया। x और y का फंक्शन इस प्रकार से इसमें होगा कि हम dx और x का फंक्शन एक तरफ, dy और y का फंक्शन एक तरफ जरूर कर पा रहे होंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx is equal to e की पावर x plus y plus x square e की पावर y। तो यहां पर x और y को सेपरेट करने के लिए पहले थोड़ा सा हम दिमाग लगा रहे हैं। e की पावर x plus y को e की पावर x into e की पावर y लिख सकते हैं, बेस सेम देन पावर एडेड, जैसे ऐड हुआ है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। सर ये डॉट थोड़ी प्लस आएगा नहीं, यहाँ प्लस आएगा ना, कि इंटू आएगा, इंटू आएगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो e की पावर x प्लस वाई, पावर में x प्लस वाई है तो e की पावर x इंटू e की पावर y, इधर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर y, दोनों में से e की पावर y कॉमन ले लिया, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब e की पावर y को dy के डिवाइड में और dx को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो dy डिवाइडेड बाय e की पावर y
इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट इट. अब इसका इंटीग्रेशन करना है. ई की पावर वाई को ऊपर भेज देंगे, ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन. वो जो माइनस वाई है उसका डिफरेंशियल डिवाइड में लिखते हैं, तो ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन आएगा. अपॉन माइनस वन को माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वाई भी लिख सकते हैं. ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डिवाइड में एक्स का डिफरेंशियल वन और एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब बाय 3. एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी. क्या मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? ई की पावर माइनस वाई को इधर लेके आ गए तो ई की पावर एक्स प्लस ऑफ ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, राइट? वेरिएबल सेपरेबल समझ आया? डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी तो उसमें आपको क्या करना है? वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और फिर इंटीग्रेशन कर देना है. दिस इज फर्स्ट मेथड. 9 में से पहला मेथड समाप्त होता है, ठीक है? अगला आता है, उसका नाम है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. ये अंदरूनी बात है, उसी के अंदर की कथा है, यो नहीं कि हम इसमें अलग से नाम लिख के फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. सर सभी प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है क्या? बिल्कुल है ना. सभी प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल फॉर्मूला. सभी प्रकार मतलब अब डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार बहुत सारे होते हैं, उन सभी को सॉल्व करने का एक तरीका है. सभी को, कोई सी भी हो, है ना, धरती की सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो मर्जी पड़े जो हो, सभी को सॉल्व करने का एक तरीका है. मार साहब क्या है कि जो सॉल्यूशन है आर्बिट्ररी सॉल्यूशन, ऑर्डर देख के आप क्या कर लो, उसका आर्बिट्ररी सॉल्यूशन लिख दो, है ना. फिर उसका जितना बोल रखा है डेरिवेटिव कर करके उसमें पुट करो, फिर एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन से इक्वेशंस आएगी, उनको सॉल्व करो. पर क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी है, उसी से ये सारे मेथड बनाए हैं. ये जो मेथड है ना डेरिवेशन कर करके उन्हीं को सॉल्व कर करके सारे बनाए कि अगर ऐसा रूप हो तो ऐसा कर लेना, अगर ऐसा रूप आ जाए तो ऐसा कर लेना. ये सब हम जीवन को आसान करने के लिए कर रखा है. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अमेरिका जाने का मार साहब कोई तरीका नहीं है तरीका. यहां से निकलो सीधा और एक दिशा देख के और उसमें चालू हो जाओ. समझ आ रही है? क्या एक कोई तरीका नहीं है किसी भी देश में जाने का? एक है ना, टिकड़िक 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 टिकड़िक, यहां से रवाना हो जाओ तो देश में पहुंच जाओगे धीरे 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 धीरे, है ना. तो ये तो हुआ जनरल प्रोसेस. ये एक ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हम इनको क्या कर रहे हैं. पर आसान तरीका अगर बात करें कि आसान हो लाइफ, सर डायरेक्ट नहीं है कोई, हैंड प्लेन में बैठ जाओ तो डायरेक्ट पहुंचा देंगे, मतलब सही प्लेन में जहां जाना, जिस देश में, यानी कि जाना तो अमेरिका पाकिस्तान के प्लेन में बैठ गए तो पाकिस्तान उतर जाओगे, है ना. तो कहने का मतलब है आपको सही प्लेन में बैठना. दूसरा तरीका है जहाज से समुद्र के रास्ते भी जाया जाता है, वो भी आपको पता है. तीसरा है कि एक दो देश की यात्रा करते हुए भी पहुंचा जा सकता है. बहुत सारे तरीके हैं. आपको कौन से देश में जाना है उसके लिए अलग अलग तरीका है. सर अमेरिका जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीजा लेना पड़ेगा, है ना. आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के चले गए वहां रोक देंगे. तो बहुत सारी चीजें हैं. वैसे ही अगर आसान भाषा में बात करें तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इतने मेथड क्यों ध्यान में रखने पड़ते हैं? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्लें अलग अलग रूप में आती हैं. उसको आप जनरल प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा. उस वक्त को कम करने के लिए हम उसका रूप रंग देखते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है. सबसे पहले चैप्टर चूज करते हैं कि ये कौन से चैप्टर से है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर फिर से अलग अलग मेथड होते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री है. समझ आ रही है? तो इसलिए जिस रूप का, जिस पैटर्न का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें उस तरीके का अप्रोच लगाएंगे. तो अप्रोच अलग अलग है और ये सारी अलग अलग अप्रोच जितनी आप याद रखते हैं वो काम चल जाएगा. मैं भी आपको जनरल इंस्पेक्शन भी बताऊंगा. मैं आपको इंस्पेक्शन से भी सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा. लेकिन इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? निरीक्षण. निरीक्षण कब कर सकता है आदमी? जब काबिल हो, है ना, उतना ज्ञान हो. मैं आपको इंस्पेक्शन लगा के दिखाऊंगा. किसी में भी आप चाहो इंस्पेक्शन लगा सकते हो. हर डिफरेंशियल इक्वेशन इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व हो जाएगा. पर ये भारी भारी इंस्पेक्शन होगा. सुबह बैठे हैं इंस्पेक्शन देखने के लिए, रात हो गई है, अभी तक इंस्पेक्शन दिख ही नहीं रहा कि इसमें मैं क्या लगाऊं ये पता नहीं. ऐसा भी हो जाता है.
और कई बार होगा कि इंस्पेक्शन से चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए जिससे आपको जो दिख जाए जितना आसानी से, आपको एक जो है लक्ष्य तक पहुंचना है, आप चालू हुए, फिर आपको समझ नहीं आ रहा इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं, इधर जाऊं, फिर आप डिसाइड करते ना ये वाला ठीक रहेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक होता है कि फोन में देखते हुए चले जा रहे हैं, आगे खड्डा है तो उसमें पड़ रहे हैं, फिर वापस खड्डे से वापस निकल के फिर वापस चल रहे हैं। और एक होता है कि आप पहले से देखते हुए चल रहे हैं कि ये क्या है, मैं इधर जाऊं इधर नहीं जाऊं, वो वाली कथा है। यहां पर आपको पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस कैटेगरी का है। जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम मेथड लगाएंगे। हालांकि सबको सॉल्व करने का एक जनरल प्रोसेस भी होता है। क्या होता है जनरल प्रोसेस? सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। और कुछ नहीं है सर, अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, तो वो उसके लिए अरेंज करो, उसी को इंस्पेक्शन कहते हैं। तो पहले अंडर रूट करके फिर सिंप्लीफाई करो, भाई को कुछ इंस्पेक्शन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन करो, उससे रिड्यूस करो, किसी में कन्वर्ट करो और फिर इंटीग्रेशन करो। तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है। यही सब लगा के तो मेथड बनाए हैं सारे, कितने ही ऑर्डर हो सब सॉल्व किया जा सकता है, उसी से तो हमने मेथड बनाए हैं। जो मेथड्स हैं उन मेथड्स के डेरिवेशन जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा इन्होंने बनाए कैसे हैं, इन्होंने बनाए ये जो मेथड है। जैसे इंस्पेक्शन में तो वेरिएबल सेपरेबल में तो कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ करो, इंटीग्रेशन करो। ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ, बाकी जो आगे में मेथड आएंगे मैं बताऊंगा आपको कि वो बने कैसे हैं। उनका भी उद्देश्य यही है, इंटीग्रेशन करना था पर वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसके ऊपर थोड़ा विचार किया कि क्यों ना हम इसको ऐसा ऐसा लिख दें, क्यों ना हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें। तो इसलिए अगर जैसे ये है, क्या मैं यहां से x को एक तरफ y को एक तरफ कर पाऊंगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां से तो काम बन नहीं रहा है, तो मैं x और y को अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, यानी कि dx के अलग साथ में x और dy के साथ में y का फंक्शन ऐसे सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तो हमें यहां से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्यों ना x प्लस वाई प्लस वन को या x प्लस वाई को किसी को v मान लिया जाए। दोनों तरीके हैं, आप x प्लस वाई प्लस वन पूरे को भी v मान सकते हैं और x प्लस वाई को ओनली v भी मान सकते हैं। अगर मैंने x प्लस वाई को v मान लिया तो यहां से x का डिफरेंशियल 1, y का dy बाई dx इज इक्वल टू v का क्या हो जाएगा, dv बाई dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx माइनस 1। तो dy बाई dx की जगह तो क्या लिख दूंगा, dv बाई dx माइनस 1, x प्लस वाई की जगह v, तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस का इधर से इधर आएगा, v प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dv बाई dx। सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2 और 1 कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 और प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2, तो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2 dv के डिवाइड में लिख दिया और dx इधर लिख दिया, हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, x प्लस वाई को v मान लिया तो चर पृथक्करण लग गया, वेरिएबल सेपरेबल लग गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2 का और इज इक्वल टू में dx। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा हेवी पड़ जाता है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो इसलिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करना सीखना चालू कर देना है। 11वीं 12वीं क्लास की किताबें उठाइए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद करना चालू कर दो। कल से आप लोगों का ओरल टेस्ट चालू है ना, मौखिक परीक्षा। मैं आप लोगों को किसी को भी उठा उठा के जो है पूछूंगा कि भाई बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज से ही चालू करते हैं, चलिए आज से ही चालू कर देते हैं, ठीक है। दीपक भैया से ही शुरू करते हैं, ये सही कह रहे हैं, तो दीपक भैया से शुरू करते हैं। दीपक भैया बताएंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या बोला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। मैंने ये क्यों पूछा, मेरे को इसी की जरूरत पड़ रही है इस सवाल में, अभी दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। मेरे को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं फॉर्मूले पूछूंगा आप लोगों से। मैंने क्या किया, ऐसा किया, इसके बाद इसको v प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। वो तो सर पहले भी था, हाँ तो वही रहने दो, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, v प्लस 1 को x मान लो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1 अपॉन 1
tan इनवर्स x बाई 1 यानी कि v प्लस 1 बाई 1, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला ठीक है, x प्लस सी, v प्लस 1 को भी t मान लिया। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहे कि सर ये तो x स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, आपने तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर थोड़ी बोला फॉर्मूले में, तो v प्लस 1 को t लिख दो, तो dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ये dt t स्क्वायर प्लस 1, तो वापस वही हो जाएगा ना, t स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स t और t की जगह वापस v प्लस 1 लिख देंगे। क्या ये इंटीग्रेशन समझ आया क्या? इज इक्वल टू x प्लस सी। अब tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो tan ऑफ x प्लस सी, v प्लस 1, v हमने किसको लिखा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, है ना। आपको कंडीशन दे रखी है कि x 0 होने पर y क्या आएगा, 0 आएगा, इसको y x बोलते हैं, तो x 0 लिखने पर y क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस बाउंड्री कंडीशन का भी उपयोग करना है, और आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझिए, इनिशियल कंडीशंस किसे कहते हैं और बाउंड्री कंडीशंस किसे कहते हैं। दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। इफ ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशंस टू सॉल्व द, इफ the conditions to solve the given differential equation, ठीक है, if all the imposed conditions to solve the given differential equations are given at a single point, then it is known as initial value problem, or conditions are known as initial conditions, है ना। and if the conditions to require the solve the given differential equation are given at a 2 point or more than 1 point, एक से अधिक पॉइंट्स के ऊपर अगर कंडीशंस दी हुई होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, और उस प्रॉब्लम को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ही पॉइंट है तो इसको इनिशियल कंडीशन बोल दीजिए। हालांकि इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस दोनों को बाउंड्री कंडीशंस के नाम से जाना जाता है, उनको बाउंड्री कंडीशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब कथा होगी तब आपको उसमें क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशंस है वो एक से ज्यादा पॉइंट पे गिवन होती है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या हो गए, पॉइंट्स अलग अलग हो गए ना, 0 और 1 ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू एक ही 0 पे ही दे रखी है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसमें इनिशियल कंडीशंस इसलिए बोल देते हैं। हाँ, वो एक से ज्यादा कांस्टेंट जब निकालने होंगे तब जरूरत पड़ेगी, है ना, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर भी हालांकि एक कंडीशन से भी काम हो जाता है, y ऑफ 0 पे ये है ना, y डैश 0 पे ये है ना, y डैश 0 पे ये है, तो सब में पॉइंट एक भी ले सकते हैं, उनमें भी कितना भी हो, उसमें दो प्रकार की प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन दोनों हो सकती है, समझ आ रही है। इनमें भी बाउंड्री कंडीशन दी जा सकती है, तो फिलहाल मतलब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब फिलहाल आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्योंकि एक ही पॉइंट है x 0 पे y 0 आ रहा है, तो इस जगह पर हम जब ये सॉल्यूशन आ गया इसमें x 0 और y 0 लिखेंगे, तो x 0 लिखा, y 0 लिखा, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 0 प्लस c, तो tan ऑफ c इज इक्वल टू 1, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा, तो c की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई, तो अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस c, c की जगह पाई बाय 4 लिख। ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो समझ आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब ऐसे कंडीशंस दे रखी हो, वो कंडीशंस को हम यहाँ पुट करके, इसलिए हमेशा इन कंडीशंस को हम बाउंड्री कंडीशंस बोल देते हैं, ठीक है। अब वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी तो उसको पर्टिकुलर आप इनिशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो बाउंड्री कंडीशंस भी बोल सकते हैं। बाकी कंडीशंस के लिए बाउंड्री कंडीशंस यूज किया जाता है जनरली। तो ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस को, गिवन कंडीशंस को पुट करके हम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और उन कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रहा है। इस तरीके से आपको दो मेथड में बता चुका हूं। अगला देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 मेथड आज देखे हैं, 5-6 मेथड बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे। समझ आ रही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बला है। तो अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो, कोई फंक्शन ऑफ,
देखिए साहब, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? कई बार विद्यार्थियों को पता नहीं चलता और होमोजीनियस देख नहीं पाते हैं ढंग से। ध्यान से समझना। लेट dy by dx is equal to function of xy, f of xy, phi of xy, which can be expressed as f of y by x, where f and y are homogeneous functions of any degree. f किसी भी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन और फाई किसी भी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो तो हम इसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसमें हम y बाई एक्स को v लिख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? ठीक है, एक मिनट विद्वानों। हेलो, बात कर लो उससे और वो सीधा तो अब ध्यान से समझिए, हम चर्चा कर रहे हैं अब कोई dy by dx इज इक्वल टू में क्या हो, एक होमोजीनियस फंक्शन कितने भी डिग्री का और दूसरा होमोजीनियस फंक्शन कितने भी डिग्री का। मुझे बताइए dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। क्या यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई है? क्या होमोजीनियस नहीं है? है? नहीं है? गुप्ता जी कह रहे नहीं है, कुंदन कुमार जी भी कह रहे नहीं है ना? dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो अब ध्यान से समझना, गौर से देखना, यहां पर क्या है? dy by dx दो होमोजीनियस फंक्शन का रेशियो होना चाहिए जिसको कि हम y by x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। यहां पर क्या है? वेयर f एंड phi आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एनी डिग्री। मतलब एनी डिग्री का तात्पर्य इन दोनों की डिग्री अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। f भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो और phi भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो। ऑफ एनी डिग्री n लिख दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की डिग्री फिक्स हो गई, n सेम होगी दोनों की डिग्री। तो f और phi दोनों की डिग्री फिक्स होनी चाहिए, तभी ये y by x या x by y की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अगर ये y by x या x by y दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो, जैसे हमने लिख रखा है, अगर ये y by x में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? y by x को v एज्यूम करेंगे, या फिर x by y को v भी मान सकते हैं। अगर y by x, अगर x by y का फंक्शन है तो x by y को v एज्यूम करेंगे। तो y by x इज इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। और अब dy by dx की जगह हम v प्लस x dv by dx लिख देंगे, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? f ऑफ v आ जाएगा। नाउ v इधर जाएगा तो f ऑफ v माइनस v। नाउ सेपरेट दी वेरिएबल्स, तो फिर से वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, इंटीग्रेशन होके आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है? अगर dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x बना पा रहे हैं तो भी होमोजीनियस, और अगर dy by dx इज इक्वल टू या dx by dy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy बना पा रहे हैं तो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है? अगर y by x में है तो y by x को v मान लो और फिर सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल से। और अगर dx by dy और x by y का फंक्शन है तो x by y को v मान लीजिए और फिर इसको क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। क्या मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? वैसे आप लोग 12वीं क्लास में ही इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आपको आता तो होगा ही, पर फिर भी इस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज, इसका सॉल्यूशन है सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर 0 0। दो रेडियस का सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है वो आएगा, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा, सर्कल ऑफ रेडियस a by 2 सेंटर इज a by 2, 0। क्या आएगा? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला क्या आएगा? और सर्कल आएगा तो कौन सा वाला सर्कल आएगा? तो ध्यान से समझिए, हमने इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, dy by dx निकाला
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, dy इधर जाएगा, dx डिवाइड में आएगा, 2xy डिवाइड में आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब आपको ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी हर टर्म के अंदर जो x और y की पावर्स का सम है वो सेम होना चाहिए। हर टर्म में x और y की पावर्स का सम, इसमें पहली टर्म में क्या है 2, अगली टर्म में 2, तो हर टर्म में x और y की पावर का सम तो 2 ही है। इसमें एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में, और इस फंक्शन में एक ही टर्म है, और उस एक टर्म में x और y की पावर का सम 2 है। तो यदि भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, तो यहां से हम y बाई एक्स जरूर बना पाएंगे। देखिए मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, नीचे से x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। नीचे तो मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी, और y बाई एक्स, और यहाँ ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 y बाई एक्स, तो बन गया ना पूरा क्वेश्चन y बाई एक्स में। अब हम y बाई एक्स को v मान लेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, y का डिफरेंशियल dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx, u इंटू v से इसका डिफरेंशियल x का 1 v एज इट इज और x एज इट इज v का dv बाई dx। फिर dy बाई dx की जगह हम क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह v स्क्वायर माइनस 1/2v। इस v को इधर लेके आएंगे तो v स्क्वायर माइनस 1/2v और माइनस v एलसीएम ले लिया, और ओनली v में आ गया इक्वेशन, v को एक तरफ कर दिया, x को एक तरफ कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, v स्क्वायर को t मानोगे तो 2v dv dt हो जाएगा, dt बाय t प्लस 1, तो dt बाय t प्लस 1 या फिर v स्क्वायर प्लस 1 पूरे को ही t मान लिया है, तो भी एक ही बात है। तो dt अपॉन t इज इक्वल टू dx अपॉन x, log ऑफ t इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, माइनस log x इधर लाए तो प्लस log x इज इक्वल टू log c, log a प्लस log b, log a इंटू b, log tx इज इक्वल टू log c, tx इज इक्वल टू cx, t की वैल्यू लिख दी v स्क्वायर प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू c, v की वैल्यू फिर से जो हमने लिखी थी y बाय x वो लिख दिया, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू c, x स्क्वायर एलसीएम लिया, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू c, एक x कट गया, इस x को c से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cx हमारा सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन क्या ये सर्कल है या इलिप्स है या पैराबोला है या क्या है? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ऐसे में कन्वर्ट करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस सी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं आप जानते हैं, या सी का कोफिशिएंट जो है उसके हाफ से क्या करते हैं, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो c बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स माइनस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस सी की पावर 2/4 प्लस वाई स्क्वायर। सर ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर बाई 4 और माइनस सी स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, ये वापस ही आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, बना लिया, c बाई 2 का होल स्क्वायर उधर राइट साइड में चला जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिख रहा है ना सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर c बाई 2 कोमा 0 है, तो a बाई 2 लिख रखा इन्होंने, हमने c बाई 2 लिखा है, बात एक ही है। तो c बाई 2 कोमा 0 तो सर्कल का सेंटर और रेडियस c बाई 2 है, यानी a बाई 2 रेडियस और सेंटर c बाई 2 कोमा 0 आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? तो आपको वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में मिलेंगे आपको, वो सॉल्व करके लाने, और ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उस पे बेस्ड। तो ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन और वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस, इन 6 टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके लाना है। सर dx बाई dt हो तो x बाई t, बिल्कुल dx बाई dt है तो x बाई t को भी मान लेना है। अगर क्वेश्चन dx बाई dt हो और पीछे फंक्शन ऑफ x बाई t बना पा रहे हो तो ऐसे होमोजेनियस में x बाई t को भी मान लेना है, तो x इज इक्वल टू vt हो जाएगा, और x इज इक्वल टू vt होने के बाद फिर dx बाई dt इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dt ऐसा आ जाएगा। फिर इसको पुट करके सॉल्व करना है। तो 12वीं क्लास में भी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, सभी को घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। आज की क्लास के मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, सारे टॉपिक सॉल्व करके लेके आने हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सर पिछले लेक्चर्स अपलोड करवा दीजिए प्लीज, वैसे मैंने कल ही बोल दिया था, मैं अभी एंड टू एंड बोल देता हूं, 1 मिनट सर को।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बोल देते हैं, अपलोड हो जाएंगे आज, है ना। हाँ जी साहब, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। आज 5 सितंबर से ही आपके जो है IIT जेम का फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, है ना। फॉर्म निकल गए हैं, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, कहीं से भी भर रहे हैं, ऑफलाइन में जो हमारे साथ जो है एग्जाम देने आने वाले हैं, आना चाहते हैं, वे लोग अपना सेंटर जोधपुर भरेंगे, ठीक है साहब। हम इस बार एग्जाम दिलाने के लिए जोधपुर लेके जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे साथ आना चाहते हैं, आप पर्सनली कहीं जाना चाहते हैं, तो फिर तो आप जयपुर, है ना, अहमदाबाद, जोधपुर, आपकी मर्जी पड़ो, आसपास में यही है, ठीक है। इंदौर भी है, तो इंदौर, जयपुर, है ना, जोधपुर, अहमदाबाद, आपकी इच्छा हो फॉर्म भरे। लेकिन जो हमारे साथ ऑफलाइन जो है हम गाड़ी लेके जाते हैं, उसमें हमारे साथ आना चाहते हैं, तो वे लोग जोधपुर सेंटर फिल करेंगे। जोधपुर सेंटर फर्स्ट प्रायोरिटी जोधपुर रखना है, उसके बाद फिर आप जयपुर, अहमदाबाद कुछ भी भर दें। सर पहले पे जोधपुर भरा और नहीं मिला, तो जरूर मिलता है ना। और जोधपुर में पढ़ने वाले को यही नहीं इतने कि वो सेंटर फुल हो जाएगा, ऐसा ना जयपुर में है ना अहमदाबाद में है। जयपुर में तो बहुत सारे सेंटर है, 4-5, जोधपुर और अहमदाबाद में एक एक ही सेंटर होता है ना। वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। सर मैं भी आपके साथ आना है, हमें भी, हाँ आप भी आ सकते हैं। तो उस दिन आप यहाँ उदयपुर आ जाइएगा, आसपास के जिस भी शहर से आप हो, जिस दिन हम बुलाएंगे उस कांटेक्ट में रहना, उस दिन आप, हम उदयपुर बुलाएंगे, उस समय पे उदयपुर आ जाइएगा, फिर हम साथ में ले जाएंगे। तो जिनको भी हमारे साथ एग्जाम देने में, IIT जेम के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, गेट वालों की बाद में चर्चा करेंगे। IIT जेम के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो फॉर्म भरना चाहते हैं, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। आप लोग इस बार के लिए जोधपुर सेंटर भरेंगे, ठीक है, अगर हमारे साथ आना है। बाकी पर्सनली आप जहां जाना चाहते हो, मेरी तो बुआ जी अहमदाबाद में रहती है, तो अहमदाबाद भर सकते, मेरे फूफा जी जयपुर में रहते हैं, हाँ नहीं, गेट का तो होम से टाउन ही भरो आप, है ना। गेट का तो उदयपुर सेंटर है ना, तो उदयपुर भर दो, गेट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उदयपुर ही है, तो वो तो उदयपुर ही भर दीजिए, तो वो तो उदयपुर मिल जाएगा, और यही एग्जाम देना है, ये बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। पर गेट और नेट का तो सेंटर उदयपुर आता है, तो अगर आप गेट और नेट का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उदयपुर सेंटर फिल कर दीजिए, उसमें समस्या नहीं है ना। समस्या जेम में आती है, जेम के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सेंटर, क्योंकि उदयपुर है नहीं, तो फिर उनको बाहर जाना पड़ता है ना। तो बाहर अब जाने के लिए हम जोधपुर लेके जाएंगे, बाकी आप पर्सनली कहीं जाना चाहते हैं हम रोकेंगे नहीं, पर जो हमारे साथ आना चाहेंगे वो फॉर्म्स जो है जब भी फिल करें तब सेंटर जोधपुर फिल करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज फर्स्ट पेज, ये क्वेश्चंस थे, इनके आंसर लिख रखे हैं, ये ठीक है, जो भी लिख रखे हैं आंसर अब चारों परफेक्ट है। फिर ये एक एक मैंने डिटेल में सॉल्व करके दिखाया आपको कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा, ऐसा आएगा, राइट। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी और फोर्थ भी पूरे सॉल्व करके दिखाए, राइट। फिर ये फिफ्थ वाला भी हमने जो है सॉल्व करके दिखाया है, अभी भेज देंगे क्वेश्चंस, है ना, असाइनमेंट अभी भिजवा देंगे। हाँ जयपुर, जो जयपुर रह रहे हैं वो जयपुर भर सकते हैं ना, जयपुर ही है होम टाउन, तो वहीं भर दो, फिर तो इधर दौड़ के क्यों आते हैं उदयपुर, है ना। जयपुर वालों को वहीं भरना, जिसके होम टाउन है, जो कोई अहमदाबाद का स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो तो अहमदाबाद ही भर दो, उनके तो घर पे ही है सेंटर, है ना। जिनके तो होम सिटी में ही है, तो वहां तो आसपास है ना, वो तो, ये तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इधर उधर के जिलों से हैं और फिर आसपास कोई है भी नहीं सेंटर, तो डायरेक्ट जोधपुर जाना है, फिर हम कैसे जाएं सर, और ऐसे दुविधाएं रहती है, तो हम इसलिए ले जाते हैं। लड़कियां होती हैं और फिर पेरेंट्स भी जाते हैं, अननेसेसरी एफर्ट भी लगता है, उस बहाने कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ, पहले एग्जाम फॉर्म भी भर दिया, एग्जाम दिलाने के लिए पेरेंट्स जा ही नहीं पाए, बिजी हूँ मैं, रहने दे तू, बिजी हूँ रहने दे तू, बस स्वाहा हो गया वो एग्जाम, तैयारी भी करी और उसके बावजूद।
खुद नहीं जा पाते, कोई परिस्थिति आ जाती है, हम ले जा रहे होते तो बात ठीक है, वहां घर में जो भी परिस्थिति चल रही हो वहां तू जाया, मार साहब ले जाएंगे, है ना। बॉयज में भी और थोड़ा फर्क भी पड़ता है, थोड़ा टेंशन का भी फर्क पड़ता है ना। ग्रुप में जाते हैं टेंशन कम होती है, अकेले जाते हैं तो पिताजी के साथ तो पिताजी बार बार पूछते तैयारी तो ठीक है कि नहीं, कैसे पढ़ा है, हो जाएगा कि नहीं, क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ पेरेंट्स के साथ ज्यादा खुल के बोल नहीं पाते हैं यार, छोरे से पूछते हैं तो चल तेरे कैसी तैयारी, अरे मेरी ऐसी है यार, तू टेंशन मत ले यार। तो पड़ोसी बोलता है तो लगता है चलो ये भी अपने जैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट नहीं है तो फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। हो जाती है पर आप अननेसेसरली मुश्किल में क्यों जाते हैं जब आसान से हो रहा है। जब वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है तो आप फालतू जो है एग्जैक्ट पे जाके डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स चेक करो, फिर देखो रिड्यूस नियम, रिड्यूस भी कर रहे हो। पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन वो तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लेना देना, वो तो इंटीग्रेशन जब करना पड़ेगा तब जरूरत पड़ेगी, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन करके हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो तो जब जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन की मैं बताऊंगा, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मेथड नहीं है वो। ये एक और क्वेश्चन होमोजीनियस, है ना, और इस होमोजीनियस का एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया। अब इस पे बेस्ड आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। वो असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे, आपसे क्वेश्चन से एक पिछला पेज लेना है, ये होमोजीनियस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन। और ये सारा आप जो है पढ़ के आएंगे, सॉल्व करके लाएंगे, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम पहले मॉडर्न अलजेब्रा आज खत्म कर देंगे, नॉर्मल सब ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप, है ना। और फिर आखिरी टॉपिक इसका बचेगा वो है ग्रुप मॉर्फिज्म, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम मॉडर्न अलजेब्रा में नॉर्मल सब ग्रुप फिनिश करेंगे, और आखिरी चैप्टर भी छोटा ही है, उसके बाद नया पेपर स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप थ्योरी फिनिश करने के बाद।